हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का K1 क्लासेस में स्वागत है। हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अगले पार्ट में आ चुके हैं, यानी इससे आगे जहां तक रिमेनिंग पार्ट जहां तक हो चुका था उससे आगे का। तो आइए शुरू करते हैं। उससे आगे क्या क्या हमें पढ़ना है, ध्यान से एक एक पॉइंट समझते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने दो फार्मूले लेके आए थे, QP इक्वल टू QB प्लस डेल्टा एन आर टी, और दूसरा आया था डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एन आर टी। तो स्टूडेंट, ये दो फार्मूले आपके आए थे, ठीक। आपको ध्यान रहे, इसी पर बेस करके हम इसके करेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव हुआ, डेल्टा एन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो देखिए यहां पर ये डेल्टा एन है। डेल्टा एन यदि पॉजिटिव होता है तो आपके क्यूपी की वैल्यू जो होगी क्यूबी प्लस डेल्टा एन आर टी की वैल्यू जो भी आएगी, दोनों प्लस करने के बाद आएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्यूपी की वैल्यू क्यूबी से तो ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि क्यूबी की कुछ वैल्यू रहेगी और उसमें ऐड होगा डेल्टा एन आर टी, तब क्यूपी आपको मिलने वाला है। इसलिए QP जो होगा ग्रेटर होगा किससे, QB से। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, आपका डेल्टा एन इक्वल टू पॉजिटिव, तो QP इज ग्रेटर देन QB। यही कंडीशन सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। डेल्टा एन यदि पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा एच की वैल्यू तब आएगी जब डेल्टा यू में डेल्टा एन आर टी एड होगा। तो इस केस के कारण डेल्टा यू हमारा क्या हुआ, आंसर है कम हुआ, किससे, डेल्टा एच से। तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। इसी तरह से अगर डेल्टा एन निगेटिव आता है तब क्या होगा, तो इफ डेल्टा एन निगेटिव, तो यहां पर स्टूडेंट ध्यान रखिए, डेल्टा एन यदि निगेटिव आया तो यहां पॉजिटिव की जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो क्यूपी की वैल्यू तब निकल के आएगी जब क्यूबी से हम डेल्टा एन आर टी को माइनस करेंगे। तो क्यूबी की वैल्यू आपकी क्या होगी, आंसर इसमें माइनस होने के बाद तब क्यूपी मिलेगा। तो क्यूबी यहाँ पे क्या होगा, क्यूपी से क्या होगा, हमेशा ग्रेटर रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूपी इज लेस देन क्यूबी। सेम कंडीशन अप्लाई होगी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद तीसरी कंडीशन है, अगर डेल्टा एन जीरो हो गया, डेल्टा एन क्या हुआ, जीरो हो गया, तो क्यूपी क्या होगा, यहां पर देखिए डेल्टा एन जीरो, तो ये पूरी वैल्यू डेल्टा एन आर टी पूरी जीरो हो जाएगी। तो क्यूपी इक्वल टू हो जाएगा क्यूबी। सेम कंडीशन यहां अप्लाई होगा और डेल्टा एन के जगह पे होगा जीरो, और ये हो जाएगा आपका आंसर है जीरो, डेल्टा एन आर टी पूरा टर्म आपका जीरो होगा। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके बाद डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी, पहले से हमने बताया है कि ये एक स्टेट फंक्शन है। दूसरा, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, ये दोनों आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। बहुत पहले हम लोगों ने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को सीखा था। इसके बाद यहां पर एक चीज हम समझने जा रहे हैं, एंथैल्पी एच फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आपको ध्यान होगा बहुत समय पहले हम लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम के लिए किसको डिफाइन किया था, आंसर है इंटरनल एनर्जी को। सेम फार्मूला इसके लिए भी बनेगा। देखिए, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी इंटू डीपी प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी इंटू डी टी। बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप इंटरनल एनर्जी के पार्ट वाले वीडियो को जरूर देखें, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस में क्या होगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी, यानी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट, तो डेल्टा एच और डेल्टा पी ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। इसको प्रूव किया गया था एक्सपेरिमेंटली, किसने किया था, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ध्यान रखिए, आगे देखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जेई के लिए, तो इसलिए ध्यान से पॉइंट वाइज पॉइंट जरूर पढ़ना। यह आपका देखिए, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी अगर ये जीरो हो गया
तो ये टर्म पूरा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी इंटू डीपी, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपके पास डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी इंटू डी टी बचता है। तो आगे आपका रिमेनिंग पार्ट ये बचा। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, डेल्टा ये जो एट कांस्टेंट पी है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, आंसर है सीपी लिख सकते हैं, जो बहुत पहले हम लोग पढ़े हैं। तो ये हो जाएगा आपका सीपीडीटी। और आगे एंथैल्पी यानी टोटल निकालने के लिए, टोटल एंथैल्पी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आंसर है इंटीग्रेट कर देंगे। तो H1 H2 लोअर लिमिट अपर लिमिट डेल्टा H, ऐसे ही T1 और T2, यहां पे आपका हो गया CPDT। ओके, सीपी तो आपका प्रेशर कांस्टेंट, तो सीपी को हम लोग बाहर कर लेते हैं। और स्टूडेंट यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हम n मान लिए हैं, इसलिए यहाँ पे n लग गया है। ठीक, 1 मोल होगा तो 1 आ जाएगा, 2 मोल होगा तो 2 आएगा, ऐसा हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे। बाकी dt का इंटीग्रेशन T2 माइनस T1 यानी चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन एंथैल्पी एनसीपी T2 माइनस T1, ये हो गया। दूसरा केस, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट, तो भी आपका ये टर्म यानी डीपी क्या हो जाएगा, जीरो, और डीपी जीरो हुआ तो ये टर्म पूरा क्या होगा, आंसर है जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो फिर से वही फार्मूला आपका dH डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P इंटू dt, यही बचेगा। और dH इक्वल टू CP dt हो जाएगा। आगे होगा आपका H1 H2 इंटू DH, जो आपका DH है उसका इंटीग्रेशन, और उसके बाद CPDT। हाँ, यहाँ ध्यान रखें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इस फार्मूले को डेल्टा H T1 टू T2 CPDT ही रखेंगे। बाद में हमें जब वैल्यू मिलेगी न्यूमेरिकल में, तब हम इंटीग्रेट किया करेंगे इसको। ओके, आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद CP क्या है, डेल्टा H बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट P। अब ध्यान रखिए, जब एंथैल्पी और टेम्परेचर में एक ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो उसके लिए जो स्लोप आएगा स्टूडेंट, वो हमेशा यही होगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी। तो ध्यान रखिएगा, एच और टी के बीच जब स्लोप ड्रॉ किया जाता है तो स्लोप के लिए ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लोग टेंजेंट निकालते हैं, क्योंकि m इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, और यही आपका स्लोप होता है। उसके लिए जब हम टेन थीटा का यूज करते हैं तो डेल एच बाई डेल टी आता है। तो ध्यान रहे, स्लोप आपका डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बारीकी से पढ़िएगा एक एक करके। इसके बाद अगली बात है, ध्यान रखिएगा, हीट के हीट एक्सचेंज आपका क्या है, क्यू, हीट एक्सचेंज क्यू। दूसरा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम पे जब हम कांस्टेंट क्यू भी देखते हैं तो ये डेल्टा यू के बराबर होता है स्टूडेंट। बहुत पहले हमने इसको डेराइव भी किया था, आप समझे भी थे, और यही डेल्टा यू एनसीबी डेल्टा टी के बराबर इक्वल होता है। ठीक है, एनसीबी डेल्टा टी के इक्वल होता है। इसके बाद एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर ये क्यूपी हो जाता है, और क्यूपी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये डेल्टा एच के इक्वल होता है, और ये हमारा इक्वल होता है एनसीपी डेल्टा टी के। ओके, आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, आप देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। एक बार इसको हम पढ़ चुके हैं, एक दूसरे तरीके से फिर से हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि एंथैल्पी हमारा जो होता है, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक, तो यहां पर देखिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी डेल्टा बी, इसको हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो देखो, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो पी डेल्टा बी हो जाएगा, तो डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी हो गया। बात समझिए, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, और आपका वी जो है, वॉल्यूम जो है, वो कांस्टेंट नहीं लगा, इसलिए डेल्टा बी। ओके, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी बी टू माइनस बी वन, क्योंकि डेल्टा बी को हम लिख सकते हैं बी टू माइनस बी वन। एक फार्मूला आपका ये हो गया। इसके बाद व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है स्टूडेंट तो क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी आगे आएगा और डेल्टा पी हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी, जब वॉल्यूम कांस्टेंट सॉरी जब प्रेशर कांस्टेंट था तो प्रेशर कांस्टेंट पी यहां आया था, डेल्टा बी लिखे थे, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वी डेल्टा पी हो गया। आगे देखिए, when pressure and volume both are constant, अगर दोनों कांस्टेंट हो तो क्या होगा,
दोनों कांस्टेंट डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, डेल्टा पीवी। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान रहे, इसके लिए जब डिफरेंशिएट के फार्मूला निकालेंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन, पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन। ध्यान रहे, डेल्टा पी के लिए आपका पी टू बी टू और माइनस जो डेल्टा बी है उसके लिए पी वन बी वन। तो ये फार्मूला इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फॉर गैसेस फेज रिएक्शन, अब गैसेस फेज रिएक्शन के लिए हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स N1 और रिएक्टेंट आपका A, ये गैसेस स्टेट में है और इसका प्रोडक्ट क्या है V और नंबर ऑफ मोल्स क्या है N2 और ये भी गैस के फॉर्म में है। इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स दिया गया इसलिए N और T हो गया। बात समझ में आया? आगे देखिएगा, गैसेस फेज में होने के कारण से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे, चेंज। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। जी गैस के लिए है क्योंकि ये इक्वेशन गैस के लिए ही मान्य होगा, ध्यान रखिएगा। तो व्हेन ओनली टेम्परेचर इज चेंजिंग, all P, V and T changing but moles are constant। अब मोल्स अगर कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा स्टूडेंट? तो देखिए, मोल्स अगर कांस्टेंट हो जाए तो देखो फार्मूला होता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। मोल्स कांस्टेंट हुआ तो डेल्टा तो बाहर आएगा, देखिएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT ये हुआ। और मोल्स कांस्टेंट हुआ तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर सब चेंज हो रहे हैं, लेकिन इसमें प्रेशर और वॉल्यूम तो है ही नहीं। तो टेम्परेचर केवल है इसलिए डेल्टा टी होगा स्टूडेंट, तो एन आर डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक बात और बतानी थी हमें कि डेल्टा एन जी होता क्या है। तो बहुत पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और जान लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में